हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने थर्ड वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? आज हम अपने थर्ड वीडियो लेक्चर पे। सर क्या करने वाले हैं आज हम? सर आज हम बचे हुए सारे प्रिंसिपल्स खत्म कर देंगे। आज हम बचे हुए सारे प्रिंसिपल्स कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी, आओ आज का प्रिंसिपल शुरू करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर ये कॉन्सेप्ट? सर ये कॉन्सेप्ट कहता है, सर ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स हैं, जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। उस कॉस्ट पे जितने में हमने उन एसेट्स को एक्वायर किया था, परचेज किया था, खरीदा था, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। प्लस जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए थे खरीदने में, इंप्रूव करवाने में या इंस्टॉल करवाने में। आपको पता है ना ये सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं? कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। क्या होते हैं मेरे बेटा? ये सारे के सारे खर्चे कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। सो देयरफॉर all expenses which are to be incurred at the time of purchase of any asset is to be added to the cost of asset। asset की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। ये सभी खर्चों को हम रिकॉर्ड करते हैं asset की कॉस्ट में और उसको शो करते हैं बैलेंस शीट में। that price is called as historical cost। हमें कोई मतलब नहीं होता इसकी मार्केट वैल्यू से, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, उस कॉस्ट पे जितने में हमने उसको एक्वायर किया था, प्लस जो खर्च हो गए थे उसको इनकर्ड करने में। और हम उसे टाइम के साथ ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिशिएट करते चले जाते हैं। हम उसे ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिशिएट करते चले जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू चाहे ऊपर जाए चाहे मार्केट वैल्यू नीचे आए, मुझे इस चीज से कोई लेना देना या मतलब नहीं होता। ठीक है जी, इतनी बात सभी को समझ में आती है? पक्का? अब हम इसको क्या करना शुरू करते हैं बेटा? अब हम इसको अपना रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहता है ये? पढ़ते हैं एक बार। क्या कहता है ये? कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड, उस प्राइस पे, टू एक्वायर इट, जितने में हमने उसको क्या किया था? एक्वायर किया था। एंड द कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। ठीक है जी, कह रहा है जितने में हमने उसको एक्वायर किया था। सेकेंड पॉइंट, एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हमने उसको परचेज किया था, बट इट सिस्टमेटिकली रिड्यूस, और सिस्टमेटिकली हम उसको क्या करते चले जाएंगे? रिड्यूस करते चले जाएंगे इन द वैल्यू बाय चार्जिंग, क्या लगाते हुए? डेप्रिसिएशन लगाने के साथ साथ हम उसकी एसेट की वैल्यू को ईयर आफ्टर ईयर रिड्यूस करते चले जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आ गए हम। द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट मे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। कह रहा है मार्केट वैल्यू समय के अनुसार बदलती रहती है, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, पर अकाउंटिंग पर्पस के लिए इट कॉन्ट्रीब्यूट टू शोन, हम इसे शो करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इट्स बुक वैल्यू पे। किस पे शो करते हैं? बुक वैल्यू पे। और व्हाट इज द बुक वैल्यू? बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में हमने उसको एक्वायर किया था, माइनस क्या कर देते हैं उसमें से बेटा? डेप्रिसिएशन। माइनस क्या कर देते हैं उसमें से बेटा? हम अपना डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आती है? पक्का? चलें आगे? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। नेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दोबारा पढ़ता हूं। मार्केट वैल्यू एसेट में बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट फॉर द अकाउंटिंग पर्पस के लिए इट कॉन्ट्रीब्यूट टू शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर बुक वैल्यू, दैट इज कॉस्ट एट विच विच परचेज माइनस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू द डेट। यही बात वो कह रहा है, जितने में हमने उसको एक्वायर किया था माइनस उस पे जो भी लगाया हमने डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, एन एसेट इज परचेज फॉर 5 लाख, हमने एक एसेट 5 लाख की खरीदी, एंड इफ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन its the market value is 4 lakh or 7 lakh, yet the asset shall be recorded at the price of
5 लाख। वो यही कह रहा है यार, कह रहा है कि 5 लाख की खरीदी, मार्केट वैल्यू 7 लाख हो गई या मार्केट वैल्यू 4 लाख रह गई, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी एसेट को रिकॉर्ड करूंगा उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने में मैंने उसको एक्वायर किया, माइनस सिस्टमेटिकली मैं उसे ईयर आफ्टर ईयर क्या करता चला जाऊंगा, डेप्रिशिएट करता चला जाऊंगा। और डेप्रिसिएशन करने के बाद मेरी बुक्स में उसकी क्या बचेगी, बुक वैल्यू, जिसको मैं शो करूंगा अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। गॉट इट? ये पॉइंट आपको समझ में आता है? ठीक है जी। नेक्स्ट 7th, मैचिंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल बेटा? मैचिंग प्रिंसिपल। हाँ जी, मैं आपको बताता हूं मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग हमें लिख दी, ठीक है? चलो ध्यान से सुनना, बस कॉन्सेप्ट पे जोर लगाना। मैचिंग प्रिंसिपल, मैं आपको अपनी बेटा वैसे बताऊंगा नहीं, टोटल कलेक्शन बताऊं इस साल की कि मैंने कितनी फीस रिसीव करी, और खर्चा बताऊं पिछले साल का, तो क्या आप मेरा सही प्रॉफिट डिटरमाइन कर पाओगे? नहीं ना। यदि मैं, और दूसरी बात, यदि मैं आपको अपनी फीस बताऊं पिछले साल की कि मैंने पिछले साल कितनी फीस कलेक्ट करी बच्चों से, और खर्चे बताऊं इस साल के, तो क्या आप मेरा सही प्रॉफिट डिटरमाइन कर पाओगे? कर पाओगे? बोलो, जल्दी बोलो, कर पाओगे? नहीं ना। यदि मैं आपको अपने एक्सपेंसेस बताऊं 6 महीने के और इनकम बताऊं 1 साल की, इनकम बताऊं 6 महीने की, खर्चा बताऊं साल का, तो क्या आप मेरा सही प्रॉफिट डिटरमाइन कर पाओगे? नहीं ना। इसलिए हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल को। और एक अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ट्रेडिंग P&L अकाउंट। ये ट्रेडिंग P&L अकाउंट की ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है। यहां पे सारे के सारे इनकम्स, प्रॉफिट एंड गेन्स आते हैं, और यहां पे सारे के सारे क्या आते हैं बेटा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके यहां पे हम क्या बचा लेते हैं? नेट प्रॉफिट। क्या बचा लेते हैं बेटा? नेट प्रॉफिट। जब हम इनको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इनको बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके नीचे एक बात लिख देता हूं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। इसका मतलब है इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में जो भी इनकम प्रॉफिट गेन पड़ा है, जो भी इनकम प्रॉफिट गेन पड़ा है, वो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक का पड़ा है। ना इससे पहले की ना इसके बाद की कोई इनकम कंसीडर की जाएगी, सिर्फ इतने ही पीरियड की इनकम प्रॉफिट गेन कंसीडर की जाएंगी। उसी प्रकार से डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पड़े हैं वो भी 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक के हैं। यदि मैं इस मैच करा दूं इन दोनों को क्या करा दूं? मैच। इतने पीरियड के इनकम और इतने ही पीरियड के एक्सपेंसेस कंसीडर कर लूं, इतने ही पीरियड की इनकम और इतने ही पीरियड के एक्सपेंसेस कंसीडर कर लूं, तो मैं अपने सही प्रॉफिट्स को डिटरमाइन कर पाऊंगा। तभी मैं अपने सही प्रॉफिट्स को डिटरमाइन कर पाऊंगा। गॉट इट? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? पक्का? सभी बच्चों को? दैट इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। एक बात बताओ, यदि ये इनकम प्रॉफिट गेन दे दूं 18 महीने के, एक्सपेंस लॉस दे दूं 12 महीने के, तो क्या आप सही प्रॉफिट डिटरमाइन कर पाओगे? कभी भी नहीं सर। चलो दोनों 12-12 महीने के दे दूं, ये दे दूं 18-19 का, ये दे दूं 19-20 का, ये दे दूं 19-20 का, ये दे दूं 21-22 का, सर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये प्रॉफिट तब तक सही डिटरमाइन नहीं हो सकता जब तक मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाएगा। इसलिए हम किसको फॉलो करते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल को, कि जितने पीरियड का इनकम गेन प्रॉफिट दिया हुआ है उतने ही पीरियड के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कंसीडर करके हम अपने सही प्रॉफिट को डिटरमाइन करेंगे, सो दैट कि हम सही डिसीजन मेकिंग्स तक पहुंच सकें। गॉट इट? पक्की बात है? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? आओ जी, अब हम इसको अपना बुक में से रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। आओ जी, क्या कहती है बुक बेटा? आओ ध्यान से पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। किस पे बेस्ड है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल पे। सही बात है कि हम एक पीरियड के अकाउंट्स बनाते हैं, एक साल के, जो हमने पहले पढ़ा था। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। कह रहा है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को कैसे निकाले? पीरियोडिकली, मतलब साल दर साल। इट इज नेसेसरी टू मैच, ये जरूरी है कि मैच किया जाए रेवेन्यू को फॉर द पीरियड टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, कि सही प्रॉफिट को मैच कराया जाए सही एक्सपेंसेस से। मतलब जितने पीरियड के आप इनकम्स को कंसीडर करोगे उतने ही पीरियड के आप एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करेंगे, तभी आप सही प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन कर पाएंगे, तभी आप सही प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर। कह रहा है जो भी प्रॉफिट कमाया एक बिजनेस ने एक साल पीरियड में, वो करेक्टली मेजर तभी किया जा सकता है ओनली व्हेन रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। जो भी रेवेन्यू आपने अर्न किया है उस पीरियड में, उसको आप मैच करवा दें विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेम दैट पीरियड, उसी पीरियड के लिए, उसी पीरियड के लिए। आगे चलते हैं। इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज टू बी मेड और रिसीव। ये जरूरी नहीं है कि पेमेंट मिली या पेमेंट करी। सेल, जहां पे जब हम सेल कंसीडर करते हैं, सेल्स, तो वो कैश वाली भी करते हैं प्लस क्रेडिट वाली भी करते हैं। सेल तो हो गई ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है सेल हो गई तो इनकम हो गई, चाहे पैसे मिले चाहे पैसे नहीं मिले। उसी प्रकार से जब डेबिट साइड में हम परचेज को रिकॉर्ड करते हैं तो कैश और क्रेडिट वाली दोनों को करते हैं, इस अजम्पशन से कि यदि हमने गुड्स खरीद लिए तो हम पेमेंट भी कर देंगे। क्रेडिट परचेज को खर्चा तब मानेंगे जब गुड्स खरीदेंगे, क्रेडिट सेल को इनकम तब मानेंगे जब गुड्स बेचेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी द पेमेंट इज रिसीव और नॉट पेड। गॉट इट? आगे चलते हैं। फिर वो क्या कहता है? Therefore, as per the correct adjustments are to be made, इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग खर्चों को ऐड कर देते हैं, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग खर्चे को कंसीडर करते हैं, सो दैट पेमेंट, बेनिफिट तो ले लिया ना, पेमेंट नहीं करी तो क्या हुआ, खर्चा तो कंसीडर होगा सही प्रॉफिट डिटरमाइन होने के लिए। पेमेंट करने के बावजूद हम उसे खर्चा कंसीडर नहीं करते प्रीपेड के केस में। याद करो, प्रीपेड के केस में हम कभी भी उसको इनकम कंसीडर नहीं करते, हम कभी भी उसको एक्सपेंस कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमने उसका बेनिफिट तो एंजॉय किया ही नहीं, हम तो उसको एसेट मान लेते हैं। सिमिलरली अक्रूड इनकम को, इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव को, इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव को भी हम इनकम कंसीडर कर लेते हैं बिना पैसे मिले ही, क्योंकि हमने अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल, ऑब्लिगेशन तो फुलफिल कर दी। उसी प्रकार से अर्नड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, अर्नड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, जो पैसा एडवांस में मिल गया उसे इनकम कंसीडर नहीं करते, उसे लायबिलिटी कंसीडर करते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा मिला है, अभी हमने ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करी, मैंने अभी अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करी। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है सभी बच्चों को? पक्का? ठीक है, वो यही बात कह रहा है therefore as per the concept adjustments are to be made from all outstanding expense, prepaid expense, accrued income and earned income, earned income। मैं आपको फिर बताता हूं, एक बार ध्यान से एक बात और बताता हूं। जब आप ट्रेडिंग P&L अकाउंट के अंदर यहां पे एक्सपेंस लिखते हो, एक्सपेंसेस, तो आप एक्सपेंसेस में से प्लस कर देते हो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हो। क्यों? क्योंकि सर आपने बेनिफिट को तो एंजॉय कर लिया, पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, ठीक है। प्लस जब आप फिर क्या बनाते हो? बैलेंस शीट बनाते हो। क्या बनाते हो बेटा? अपनी बैलेंस शीट। तो इसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बैलेंस शीट में कहां शो करते हो? लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। और माइनस कर देते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस को। माइनस किसको कर देते हो बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हो। सर प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस क्यों करते हैं? सर प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस इसलिए करते हैं कि सिर्फ पैसे नहीं है, अभी बेनिफिट एंजॉय नहीं किया, इसलिए ये मेरा खर्चा भी नहीं है। यदि ये खर्चे में चला गया तो इसको क्या कर दो? माइनस करके बैलेंस शीट में अपनी एसेट दिखा दो,
प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? ये मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से ही हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक्सपेंस में ऐड करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सपेंस में से माइनस करते हैं। ये बात मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में, जर्नल एंट्रीज में करवा तो दी थी, पर उसके पीछे किस प्रिंसिपल का हाथ है वो हमें आज पता चल रहा है कि उसके पीछे मैचिंग प्रिंसिपल का हाथ है। सोचो, याद करो, क्या मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पहले करवा सकता था जब मैंने आपको सिर्फ एंट्रीज पढ़ाई, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई? यदि उससे पहले मैं आपको ये सब चीजें बताता तो आप कहते सर तो चकरा गए हैं, पता नहीं कैसी बहकी बातें करते रहते हैं, कैसी बातें करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, हमें तो भी इसका मतलब भी सही से नहीं पता। समझ के देखो, आप अपने साथ इस वीडियो को अपने उस दोस्त को दिखा लेना जिसने अभी अकाउंट शुरू ही ना किया हो। वो कहेगा भाई पता नहीं तेरे सर तो क्या पढ़ाए जा रहे हैं, मेरे तो सब कुछ ऊपर से जा रहा है, पर आपके सब कुछ दिमाग से होके जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि हमने इन सब चीजों का प्रैक्टिकल अकाउंटिंग इक्वेशंस में और जर्नल एंट्री में भली भांति पढ़ा हुआ है। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो, जब अब क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, अपनी इनकम्स को लिखते हैं। किनको लिखते हैं बेटा? अपनी इनकम्स को। तो उस इनकम में ऐड कर लेते हैं एक्रूड इनकम को। किसको ऐड कर लेते हैं? एक्रूड इनकम को ऐड कर लेते हैं। क्यों सर? काम तो कर दिया पर पैसे नहीं मिले। यार नहीं मिले तो क्या हो गया? काम तो कर दिया, ड्यूटी तो फुलफिल कर दी, इनकम तो हो गई। इसलिए ये इनकम होने के साथ साथ मेरी क्या है? एक असेट। इसलिए मैं इसे अपनी बैलेंस शीट में कहां लिखूंगा? एसेट साइड, एक्रूड इनकम के नाम से। उसी प्रकार से यदि मैंने कोई इनकम एडवांस में पकड़ रखी है, मैंने आपकी 11th क्लास के दौरान ही आप लोगों से 12th की फीस भी एडवांस में ले ली, तो वो मेरी इनकम नहीं है, वो मेरी एक लायबिलिटी है। वो मेरी इनकम नहीं है बेटा, वो मेरी एक लायबिलिटी है। उसे क्या कर देंगे? यहां से लेस कर देंगे, अर्न्ड इनकम क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। ये मेरी इनकम नहीं है, यदि ऐड हो रखी है तो इसको क्या कर दो? माइनस। ये मेरी क्या है? क्या है ये? एक मेरी लायबिलिटी। तो इसे बैलेंस शीट में कहां लिखेंगे? लायबिलिटी साइड, अनअर्न्ड इनकम के नाम से। किस नाम से लिखेंगे बेटा? अनअर्न्ड इनकम के नाम से लिखेंगे। दैट इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। इसी को क्या बोलते हैं मेरे बेटा? मैचिंग प्रिंसिपल। इसी को क्या बोलते हैं मेरे बेटा? मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। क्या आपको यहां तक सारी बात समझ में आती है? क्या आप सभी बच्चों को यहां तक सारी बात समझ में आती है? गॉट इट। हेलो जी, अब हम चलते हैं अपने 8th प्रिंसिपल पे। किस पे आ गए? 8th प्रिंसिपल पे। सर ये तो मैं बहुत अच्छे से आता है। नाम क्या है इसका? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। क्या नाम है इसका? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। सर क्या कहता है ये? सर ये बहुत आसान बात करता है। ये कहता है बहुत आसान बात कहता है। ये कहता है कि बिजनेस के अंदर होने वाली सभी ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसका डबल इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट उठा के डेबिट में डालते हैं और एक इफेक्ट उठा के क्रेडिट में डालते हैं। सर हमें पता है हर एक डेबिट का क्रेडिट होता है, हर एक डेबिट का क्रेडिट होता है और वाइसा वर्सा हर एक क्रेडिट का डेबिट होता है। आप बड़े चीज को बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस में दोनों साइड्स मैच करती थी, डबल एंट्री इफेक्ट होता था। हमारी बुक का नाम भी क्या है? डबल एंट्री इफेक्ट, डबल एंट्री बुक कीपिंग। जर्नल के अंदर हम किसी भी ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करते थे तो एक अकाउंट को डेबिट करते थे और साइमल्टेनियसली दूसरे अकाउंट को क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। फिर जब हम वहां से लेजर पोस्ट किया तो तब भी हम एक एंट्री को दो जगह उठा के डालते थे, एक डेबिट के अकाउंट में और एक क्रेडिट के अकाउंट में। इसी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस लास्ट में जाके क्या कर जाता है? टैली कर जाता है। इसी वजह से हमारी लास्ट में चल के बैलेंस शीट क्या कर जाती है बेटा? टैली कर जाती है, डुअल एंट्री एस्पेक्ट की वजह से। यदि ये इफेक्ट ना होता तो हम कभी भी अपने अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक ही ना कर पाते। हम कभी भी अपनी अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक ही ना कर पाते। गॉट इट? आओ जी, अब हम इसको रीड करना शुरू करें। क्या कहता है ये डुअल एंट्री एस्पेक्ट? ये कहता है
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन एंट्री इनटू द एंटरप्राइज हैज टू एस्पेक्ट्स। कह रहा है हर एक ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं बेटा? दो एस्पेक्ट होते हैं। अ डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल अमाउंट। सही बात है। कह रहा है सिंपली स्टेटेड फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। हर एक डेबिट का क्या होता है? क्रेडिट होता है ऑफ द इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट। मतलब जब हम कंपाउंड एंट्री करते हैं तो जितना डेबिट करते हैं उतना ही क्रेडिट करते हैं। अकाउंट एक डेबिट हो सकता है, दो या दो से ज्यादा क्रेडिट हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जो सम आएगा ना डेबिट का वो क्रेडिट के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? क्रेडिट के इक्वल होगा। जैसे याद करो हमने पढ़ा था पेमेंट टू क्रेडिटर, क्या एंट्री होती थी? क्रेडिटर डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। 100 रुपए देने थे, 95 में बटा लिया। तो देखो जितने का डेबिट किया उतने का ही क्या किया? क्रेडिट भी किया। फिर क्या होता था बेटा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जब डेटर से पैसे मिलते थे तो क्या एंट्री करते थे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। 96 में वो हमें दे गया, 4 का डिस्काउंट ले गया, 100 रुपए का डेटर खत्म हो गया। देखो जितना डेबिट किया 100 रुपए से उतना ही क्या किया? क्रेडिट भी किया। मतलब दो या दो से ज्यादा अकाउंट भी डेबिट क्रेडिट हो सकते हैं, पर जो सम होगा ना वो डेबिट का किसके इक्वल होगा? क्रेडिट के इक्वल होगा। ये बात हमें किसने सिखाई? डुअल एंट्री प्रिंसिपल ने। अभी तक आप सबको लग रहा था कि ये सारी चीजें पारस सर ने सिखाई, पर नहीं। अब मैं आपको बताता हूं सचमुच में मुझको भी ये सारी चीजों का ज्ञान और अनुभूति कहां से हुई? यहीं से हुई। गॉट इट? इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी। क्या कहता है फिर वो कह रहा है इट इज अ ट्रू एंड वाइस वर्सा। कह रहा है ठीक है, यही बात कह रहा है वो। ये वाला प्रिंसिपल आपको समझ आया बेटा? 8th प्रिंसिपल आप सभी लोगों को समझ में आया? रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, इसे AS 9 ने भी बोला हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ने भी बोला हुआ है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है, बहुत लंबा है, हो सकता है कि मैं आज की क्लास इस पॉइंट के बाद खत्म कर दूं। ठीक है, बहुत लंबा है, ध्यान से सुनना, मेरी पूरी कहानी ध्यान से सुनना। ये कहता है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लेंगे कि हमने रेवेन्यू कमा लिया, हमारी सेल हो गई। वो कहता है जब आर्म लेंथ पे हमारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी, जब राइट टू रिसीव अटेन हो जाएगा, जब हम ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देंगे, जब हम काम कर देंगे, जब हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा, तब हम सेल कंसीडर कर लेंगे। सर इसकी गहराई में चलते, आओ मैं आपको इसकी गहराई तक ले चलूं। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये मैंने रेडीमेड शर्ट लिया बेटा, ये है पीटर इंग्लैंड की मैंने रेडीमेड शर्ट ली है ये। तो पीटर इंग्लैंड की फैक्ट्री में जब ये शर्ट बनी होगी, क्या तब उन्होंने इनकम मान ली होगी, तब उन्होंने सेल मान ली होगी, चलो जी बन गई अब तो बिकी जाएगी? नहीं, जब तक एक्चुअली में सेल ना हो जाए, तब तक वो इनकम नहीं मान सकते पीटर इंग्लैंड वाले। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में एक शर्ट पहनी हुई थी, वो मैंने खुद मदान टेलर से स्टिच करवाई थी। मैं गया उनकी शॉप पे, मैंने कपड़े के थान होते हैं कॉटन बेल्स, उनमें से 2 शर्ट पसंद करी, उन्होंने मेरी मेजरमेंट ली, मतलब मेरी आर्म्स, चेस्ट, स्टमक, ये सब चीजें सारा उन्होंने मेजरमेंट ली और उन्होंने कहा पारस जी आप 4 दिन बाद आ जाएं, आपको शर्ट रेडी मिलेगी। भाई मैं फिर क्लास में लग गया, मैं 2 महीने भूल ही गया, उनका भी फोन नहीं आया, मैंने भी फोन नहीं किया। अब आप मुझे बात बताओ, इस केस में वो अपनी इनकम कब कंसीडर करेंगे? जैसे ही शर्ट स्टिच हो जाएगी, तो उनकी सारी ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगी? फुलफिल हो गई। उन्होंने शर्ट बना दी, मैंने शर्ट बनाने को कहा था, उन्होंने शर्ट बना दी, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी इनकम कंसीडर हो जाएगी, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे
उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटा मेरी क्या कंसीडर हो जाएगी, उनकी मदान टेलर्स की क्या हो जाएगी, इनकम कंसीडर हो जाएगी, वेदर इट इज टू बी रिसीव और नॉट रिसीव, मिला या नहीं मिला। एक और एग्जांपल दूं, बच्चे कह रहे सर एक और एग्जांपल दो। ऐसा था बेटा, मेरी वाइफ का बर्थडे था, तो मैंने कहा यार चलो इस बार इसको ना एक बड़ा अच्छा सा गिफ्ट दे दिया। मैंने बहुत अच्छा सा बड़ा सा बुके बनवाया, तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा भैया एक बड़ा सा बुके बना दो हार्ट शेप का, सारे वो रेड रोज लगे होने चाहिए। कह रहा ठीक है सर। तो मैंने कहा भाई साहब कितने पैसे, कह रहा 2000। मैंने कहा ये पकड़ो 1000 रुपये, 1000 तब दे दूंगा जब आऊंगा। ठीक है जी, हो गई बात, खत्म हो गई। मुझे याद था कि लेने जाना है उसका, क्या कहते हैं, हमारा वाइफ के बर्थडे से एक दिन पहले प्लान बन गया मंसूरी जाने का, और हम लोग मंसूरी की तरफ निकल गए। मैं भूल ही गया, मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे याद आया, अबे यार उससे तो क्या लेके आने थे, बुके लेके आने थे। मैं गया, मैंने कहा भाई साहब मेरे 1000 रुपये रिफंड कर दो। क्या रिफंड कर दो? भाई साहब 1000 रुपये और रखो। मैं कहा क्यों, मैं तो लेने ही नहीं आया। कह रहा आप लेने नहीं आए तो मैं क्या करूं, मैंने तो बना के रख दिया था। जैसे ही उसने फ्लावर बुके बना के रख दिया था वाइफ के बर्थडे वाले दिन, उस दिन ही उसकी इनकम कंसीडर हो गई थी, वेदर मैं लेने गया या नहीं लेने गया। कह रहा वो देखो। मैंने कहा वो क्या है? कह रहे जो मुरझाए हुए फूल है ना, ये सारे आपके ही हैं। मैं कहा लग तो नहीं रहा। मैं कहा पक्का तूने बनाया था? कह रहा मां कसम बनाया था। मैंने कहा अब बता भाई, छोड़ना यार, पैसे छोड़ दे। कह रहा नहीं भाई साहब नहीं, 1000 रुपये तो आपको और देने पड़ेंगे, 1000 रुपये तो आपको और देने पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों देने पड़ेंगे? कह रहा मैंने तो बना के रख दिया था। मतलब इस सिचुएशन में जैसे ही उसने वो बहुत बड़ा हार्ट शेप का बुके बना के रख दिया, वैसे ही उसकी इनकम कंसीडर हो गई, चाहे मैं लेने जाऊं चाहे मैं लेने ना जाऊं, क्योंकि उसने स्पेसिफिक ऑर्डर पे बनाया है। तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहा है। एक बात और, उसने ना वैलेंटाइन डे कब होता है आपको ज्यादा पता होगा, तो उसने वैलेंटाइन डे पे उसको पता था खूब सारे बुकेज बिकने वाले हैं, तो उसने बहुत सारे बुकेज ऑलरेडी बना के रख दिए थे, बहुत सारे बुकेज ऑलरेडी बना के रख दिए थे। आप मुझे बताओ क्या इस सिचुएशन में बुके बनाते ही उसकी इनकम कंसीडर हो जाएगी? नहीं सर, क्योंकि उसने ये काम एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे नहीं किया। जब तक बिक नहीं जाता, जब तक बिक नहीं जाता, तब तक वो फ्लावर वाले भैया उसको अपनी इनकम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अब उन्होंने ये काम अपनी मर्जी से किया है, स्पेसिफिक ऑर्डर पे नहीं किया। उसी प्रकार से मदान टेलर्स ने भी 36 साइज की, 38, 40, 42, 44 की हंड्रेड्स ऑफ शर्ट्स बना के रेडीमेड रखी हुई हैं। कस्टमर आए, पिक करे, परचेज करे, चूज करे और ले जाए। तो यदि उन्होंने खुद से ही शर्ट स्टिच करके रखी हुई है, तो इस केस में जब तक शर्ट बिक नहीं जाती तब तक वो इनकम कंसीडर नहीं करेंगे। पर स्पेसिफिक ऑर्डर के केस में, स्पेसिफिक ऑर्डर के केस में जैसे ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही वो इनकम मान लेंगे, चाहे कस्टमर लेके जाए चाहे कस्टमर ना लेके जाए। ठीक है, गॉट इट? पक्का? एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स से एलईडी परचेज करी। कह रहा सर इंस्टॉलेशन हमसे करवाएंगे या आप खुद अपने एंड पे करवाएंगे? मैं कहा कितने पैसे हैं? कहता सर इंस्टॉलेशन के 1000 रुपीज है। मैं लूट रहे हो क्या? 1000 रुपए टीवी की इंस्टॉलेशन के। लगना क्या है? कुछ भी तो नहीं लगना। जो एंगल है वो टीवी के बॉक्स में से निकलेगा, 4 ड्रिल होंगे, उस पर टीवी टांग देंगे। कौन सी कोई रिसर्च करनी है इसमें? 1000 रुपए किस बात के? 200 रुपए का काम है। कह रहा भाई साहब आप खुद करा लेना, यदि कंपनी से व्यक्ति आएगा तो 1000 रुपए लेगा। ठीक है, मैंने अपनी एलईडी गाड़ी में रखी, घर आया, घर बिजली वाले को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन वाले भैया को। मैंने भैया ड्रिल कर, उसने ड्रिल करी। मैं कहा टीवी टांग दे, उसने टीवी टांग दिया। हमने प्लग लगाया, चलाया, चल गया, ठा उसने ड्रिल खराब की थी, एंगल समेत टीवी नीचे, टीवी टूट गया। मैंने कंपनी फोन किया, कह रहे सर एक्सटर्नल डैमेज है, हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कलेश। अब बताओ किसका लॉस है? सरगम वाले ने अपनी सेल कब रिकॉर्ड कर ली होगी? सर सरगम वाले ने अपनी सेल जैसे ही मैंने टीवी लेके उसके शोरूम से बाहर निकला ना, वैसे ही उसने अपनी इनकम कंसीडर कर ली, वैसे ही उसने अपनी इनकम कंसीडर कर ली, उसकी सेल हो गई, उसकी इनकम हो गई। अब एक और सिचुएशन लेते हैं।
मैं कहा सर इंस्टॉलेशन, कह रहा सर इंस्टॉलेशन तो फ्री है। मैं कहा फिर तो आप ही करा देना, फिर तो आप ही करा देना। या उसने बोल दिया 500 रुपए इंस्टॉलेशन किया, मैं कहा चलो आप ही करा दो इंस्टॉलेशन यार। अब सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा आया, उसने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करते करते ही टीवी उसके हाथ से नीचे गिर गया और टूट गया टीवी। सर कौन कौन कौन? मैं ना 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 ना, मैं नहीं बॉन करूंगा। इस बार कौन बॉन करेगा? सरगम। इस केस में सरगम अपनी सेल, अपनी इनकम तब बुक करेगा, तब मानेगा जब टीवी इंस्टॉल हो जाएगा और कस्टमर ओके कर देगा। कस्टमर क्या कर देगा? ओके कर देगा। तब तक वो अपनी इनकम कंसीडर नहीं कर सकता, तब तक वो अपनी इनकम कंसीडर नहीं कर सकता। गॉट इट? गॉट इट? क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। एक छोटा सा एग्जांपल अपना और देता हूं। अकाउंट्स की फीस फॉर एग्जांपल 21,000 है और 21 चैप्टर है अकाउंट्स के, तो 1,000 रुपीज पर चैप्टर। पर चैप्टर कितनी फीस हो गई बेटा? पर चैप्टर कितनी फीस हो गई? 1,000 रुपए पर चैप्टर फीस हो गई। बिल्कुल सर, 1,000 रुपए पर चैप्टर फीस हो गई। 1,000 रुपए पर चैप्टर क्या हो गई? फीस हो गई। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से और गौर फरमा के सुनना। अब मेरी बात को बहुत आराम से और बहुत गौर फरमा के सुनना। पर मैं तो फीस पहले ले लेता हूं, तो मैंने 21,000 आपसे लिए, उसको बंडल बना के रख लिया। अभी मैंने अपना उसे रेवेन्यू नहीं माना, प्रॉफिट नहीं माना, इनकम नहीं मानी। जैसे जैसे मैं एक चैप्टर कराता चला जा रहा हूं, वैसे वैसे मैं उसमें से 500 के 2 नोट निकालता चला जा रहा हूं, और तब मैं उसे अपना रेवेन्यू मान रहा हूं, इनकम मान रहा हूं। मैं मान के चलता हूं कि फीस कैन बी रिफंडेबल। अदर कोचिंग्स मान के चलते हैं फीस कैन नॉट बी रिफंडेड। इसलिए वो जिस दिन क्या कर लेते हैं, जिस दिन फीस ले लेते हैं उस दिन इनकम मान लेते हैं। वो लिखते हैं अपनी फीस स्लिप के नीचे, फीस कैन नॉट बी रिफंड इन एनी ऑफ सर्कमस्टांसेस। फीस किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी, चाहे आपको समझ आना बंद हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम फीस वापस नहीं करेंगे। तो उनकी सिचुएशन में फीस कब इनकम है? मिलते ही इनकम हो गई। मेरे केस में इनकम कैसे है? मैं हर चैप्टर के बाद आपसे पूछ रहा हूं, बेटा समझ आ गया, बेटा समझ आ गया। मैं क्यों पूछ रहा हूं? कि मैं घर जाके वो 2 500 के नोट निकाल के चिज्जी खा सकूं, टॉफी खा सकूं, अपना घर चला सकूं 1,000 रुपए में, कि भाई साहब ये 1,000 रुपए बच्चे ने कह दिया, समझ आ गया, मेरी 1,000 रुपए की इनकम हो गई। एक चैप्टर खत्म होते ही मेरा रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हो जाएगा? 1,000। मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 1,000, और बाकी 20,000 लायबिलिटी रह जाएगी। फिर एक चैप्टर और करा के पूछूंगा, बेटा समझ आ गया? आप कहोगे सर समझ आ गया। मैं क्या कहूंगा? 1,000 रुपए और इनकम मान लूंगा और 19,000 लायबिलिटी रह जाएगी। तो मैं ऐसे कवर अप करता चला जाता हूं। सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं सर, एक और, ठीक है, लास्ट है बस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। 2 कंपनीज हैं, वोडाफोन और जियो। वोडाफोन, मेरे पास एक वोडाफोन का नंबर है, एक जियो का नंबर है। मैं दोनों में 500 रुपए का टॉप अप करवाया, रिचार्ज करवाया, प्रीपेड नंबर है दोनों के दोनों। वोडाफोन कहता है कि भाई साहब जब तक आप 500 रुपए का बतिया नहीं लेंगे, जब आप 500 रुपए की फोन कॉल कर लेंगे, जैसे जैसे आप फोन कॉल करते रहेंगे वैसे वैसे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, अपनी इनकम मानते रहेंगे, अपनी इनकम मानते रहेंगे। जियो कहता है ना भाई, जैसे ही पैसा मिल गया वैसे ही मैं अपनी इनकम कंसीडर कर लूंगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं अब हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को रीड करना कि कहता क्या है ये। आओ जी इसको रीड करें। ठीक है जी, क्या कहता है ये? कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज कंसीडर्ड, रेवेन्यू को कंसीडर किया जाएगा टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड इनटू द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। मैं वही कह रहा हूं कि जब आप अपनी ड्यूटी फुलफिल कर देंगे और जब आपका पैसा लेने का अधिकार क्रिएट हो जाएगा, जब आपका पैसे लेने के हक क्रिएट हो जाएगा, तब आप उसको अपनी इनकम मान लोगे। देखो भाई, आपकी दुकान पे कस्टमर आया, सर बहुत एग्जांपल दे दिया आपने पहले भी, एक छोटा सा और। आपकी दुकान पे कस्टमर आया, आपने उसको सामान नहीं दिखाया, आप कह रहे भाई पहले पैसे दे फिर सामान दिखाऊंगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप पहले उसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाओगे, कोई पसंद करवाओगे, कुछ उसके हिसाब से समझाओगे, फिर जब वो फाइनली पसंद कर लेगा आप उसका माल पैक कर दोगे, तभी तो कहोगे भैया पैसे दो। या पहले कहोगे, मतलब आपकी शॉप में एंटर होते आप कहोगे भैया पैसे दो, ऐसा ना होता है।
एक टाइम आता है जब आपका हक क्रिएट होता है कि आप पैसे मांग सको, ठीक है, आपकी तब इनकम क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इट इज to be noted that recognition receipts and revenue and receipts the amount are the two separate aspects। बिल्कुल सही बात है, revenue recognize होना और revenue realize होना are the two separate concept। revenue recognize का मतलब किस point of time पे आपकी income हो रही है, और revenue realize होना कि कब आपको पैसे मिल रहे हैं। मैंने कस्टमर को सामान बेच दिया उधार पे, तो मेरा रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज हो गया, पर मेरा भी रेवेन्यू रियलाइज नहीं हुआ। देखो दो कॉन्सेप्ट है, दो वर्ड है बहुत अच्छे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एंड रेवेन्यू रियलाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब कमा लिया, रियलाइज का मतलब ले लिया, पैसे मिल गए। गॉट इट? मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग बेटा? ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल एन एंटरप्राइज सेल गुड्स इन फरवरी 2017। एक कोई कंपनी है, उसने अपने गुड्स बेचे हैं 2017 में, रिसीव द अमाउंट इन अप्रैल 2017, और मिले कब? 2017 में। वो यही कह रहा होगा आगे कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया अप्रैल 17 में, फरवरी 17 में, और जो अमाउंट मिला, जो रियलाइज हुआ, वो अप्रैल 17 में हुआ। रेवेन्यू इज टू बी सेल शुड बी रिकॉग्नाइज इन फरवरी 17। देखा, मैंने कहा था ना यही कहेगा ये। ठीक है जी। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब गुड्स क्या किए थे? बेचे थे। बट इट इज because of the legal obligation have been established in February 2017। ठीक है जी, सॉरी, ठीक है आगे। Suppose an enterprise has received an advance February 2017 for the sale in made in May 2017। वो कह रहा है कि हमने एडवांस ले लिया फरवरी 2017 में ही, पर काम करके कब देंगे? मई 2017 में। सेल मई 2017 में करेंगे। Revenue shall be recognized in May 2017 upon the sale have been, because a legal obligation to receive the amount has been established in मई 2017। बिल्कुल सही बात है। यदि आपने एडवांस पैसा पकड़ लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब होगा जब आप ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दोगे, जब आप ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दोगे, जब आप प्रोडक्ट बेच दोगे, जब आप सर्विस दे दोगे। बेटा इसमें भी ना कंडीशन डाल के कुछ भी किया जा सकता है। मैं आपको समझाता हूं। मैंने क्या कहा, जब आप फीस पे करते हो तो मैं कहता हूं कि बेटा आपको ईयर के बीच में कभी भी डिसअपॉइंटमेंट हो, कभी भी लगे कि समझ नहीं आ रहा, सर आपसे पढ़ना नहीं, सर आप खराब पढ़ा रहे हो, तो बेटा आप जब मर्जी अपने पैसे वापस ले लेना। जितने चैप्टर कराए होंगे उतने के रख के बाकी आपको पैसे वापस कर देंगे। तो मेरे केस में जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते, मेरे केस में जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक मैं उसे इनकम कंसीडर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अपनी पॉलिसी है। ऑन द अदर हैंड, मेरा एक और फ्रेंड है, वो फीस स्लिप पे साफ साफ लिख के देता है, फीस विल नॉट बी रिफंडेबल और ट्रांसफरेबल इन एनी ऑफ सर्कमस्टांसेस। समझ आए? बाद में समझ आना चाहे रहे, समझ आना बंद हो जाए, आप बीमार हो जाओ, टीचर बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, फीस किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में वापस नहीं की जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो उसके केस में क्या होता है कि जैसे ही वो कैश रिसीव करता है वैसे ही उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है, क्योंकि उसकी पॉलिसी में तो रिफंड का कोई प्रोसीजर ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसके केस में तो एडवांस पैसा आ गया तो उसकी क्या है? इनकम। पर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में यदि आपने एडवांस पैसा लिया है और आप कल को काम नहीं करते तो आपको पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। ठीक है जी, रीड करना शुरू करते हैं। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल का मतलब होता है बेटा कि जब आप अकाउंट्स बना रहे होंगे, जब आप अकाउंट्स बना रहे होंगे तो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होंगे, बिल्कुल भी क्या नहीं होंगे? बायस्ड नहीं होंगे। अनबायस्ड होके, अनबायस्ड होके आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। आओ जी एक बार इसको रीड करते हैं, बहुत आसान सिंपल सा ही है ये। कह रहा है दिस कॉन्सेप्ट होल्ड अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस। या बायस नहीं होगे, मतलब आप किसी की फेवर नहीं लोगे और किसी के प्रति अपना गुस्सा नहीं निकालोगे। आपके सामने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसी के बेसिस पे सारे के सारे अकाउंट्स बना के इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करोगे, सो दैट कि वो एक सही डिसीजंस तक पहुंच सके। आगे चलते हैं। मेजरमेंट दैट बेस्ड ऑन द वेरीफाइबल एविडेंसेस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव। कह रहा है कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे वो किसी एविडेंस के बेस पे होनी चाहिए, किसी के मात्र कहने
कहने भर से नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी ने कह दिया और आपने क्या कर दिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। नहीं, आपके पास पक्के एविडेंस होंगे तो ही मैं उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा और आगे का अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करूंगा। नेक्स्ट, it means all the accounting transactions should be in evident and supported by the business documents। मैं वही तो कह रहा हूं कि सारी ट्रांजैक्शंस का कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए निराधार बेसिस पे। मतलब आप एक कंपनी के अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आपको कंपनी ने आगे कहा कि हमने 20 लाख का सामान परचेस किया है, तो आप कहोगे भाई कोई एविडेंस तो दे, कोई पर्ची तो दे, कोई बिल तो दे। पर हमें कैसे पता तूने 20 लाख का सामान खरीदा? कह रहा मैं कह रहा हूं ना। मैं कह तेरे कहने से क्या होता है, तू तो कुछ भी कह देगा। भाई मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कल को मुझे भी जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यदि कल को कोई दिक्कत परेशानी हो गई तो भाई मेरे को तो एविडेंस दे, मैं तो एविडेंस के बेसिस पे सारा काम करूंगा। ठीक है, कोई बायसनेस नहीं होगी, कोई किसी की फेवर नहीं ली जाएगी, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर तरीके से सारे का सारा काम होगा। आगे चलते हैं। These supporting documents are कैश मेमो। कैश मेमो हो सकती है भाई, यदि तूने कैश पे सामान खरीदा है तो कैश मेमो मिली होगी, उधार पे खरीदा होगा तो तेरे को इनवॉइस मिली होगी, सेल बिल मिला होगा, परचेज बिल मिला होगा। दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। वो कह रहा है ये सब आधार होते हैं अकाउंट्स बनाने टाइम, और कल को जब ऑडिट होगी, कोई ऑडिट करेगा, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब कल को कोई आगे अकाउंट्स को चेक करेगा तो वो भी इस बात को बड़े ध्यान से समझ पाएगा और देख पाएगा, वो हमारी ट्रांजैक्शन को उस एविडेंस के साथ मैच करवाएगा कि सच में ये जो एंट्री हुई है वो सही हुई है। ठीक है जी। मटीरियलिटी, मेरा मन नहीं करता लिखने का ज्यादा। मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये क्या कहता है मटीरियलिटी प्रिंसिपल? आओ जी एक बार इसको मटीरियलिटी प्रिंसिपल को समझते हैं। वो कहता है कि जितनी भी मटेरियल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है ना, जितनी भी मटेरियल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, देखो बेटा मैं इस मटेरियलिटी प्रिंसिपल को ना एक ऑडिटिंग प्रिंसिपल की तरह समझता हूं। ये एक ऑडिटिंग प्रिंसिपल है। ऑडिटिंग वाले चेक करते हैं, जब हम रिकॉर्ड करते हैं, जब याद है हमने फुल डिस्क्लोजर पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ी थी कि हम अकाउंट्स के अंदर सभी चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। हम अकाउंट्स के अंदर सभी चीजों को क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो 1 रुपए की है चाहे वो 1 करोड़ रुपए की है, इस बात से मैटर नहीं करता। पर जब हम मटेरियलिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसका मतलब चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहे होंगे, जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर रहे होंगे बेटा, चेक कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे सिर्फ उसी मटेरियल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा जो इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। मेरी बात समझो, 100 करोड़ की कंपनी है, आप इसके पैटी एक्सपेंसेस देख रहे हो, पैटी कैश बुक के पैटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे देख रहे हो, चाय पे कितना खर्च कर दिया, स्टेशनरी पे कितना खर्च कर दिया, इन्होंने मतलब सर्वेंट्स को कितनी पेमेंट कर दी, छोटे छोटे खर्चे, ट्रांसपोर्ट पे सॉरी अपना कन्वेंस पे कितना खर्च हो गया, फोटोकॉपी पे कितना खर्च हो गया। यार आप शेयर होल्डर को बताओगे, आप कंपनी के शेयर होल्डर को बताओगे, देखो जी मैंने इस कंपनी का फ्रॉड पकड़ा है, इन्होंने 400 रुपए की फोटोकॉपी कराई थी पर लिखे 500 रुपए थे। ओ भाई कैसी अजीब अजीब और बहकी बहकी बातें कर रहे हो। 500 करोड़ की कंपनी है, 100 रुपए के चीजें हमारे लिए इममटेरियल है। मटेरियल का मतलब होता है रेलेवेंट, इममटेरियल का मतलब होता है इररेलेवेंट। मटेरियल इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है, जिसकी वजह से कल को हमारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। गॉट इट? पढ़े, रीड करें। आओ जी अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं। क्या कहता है ध्यान से समझते हैं जी। कहता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल रेफर टू द रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टू एन आइटम और इवेंट। ठीक है जी, कह रहा है मटेरियलिटी प्रिंसिपल रेफर करता है किसी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को और किसी आइटम को और किसी इवेंट को। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन एन आइटम शुड बी रिगार्डेड अ मटेरियल। कह रहा हम किसी भी आइटम को तब मटेरियल मानेंगे, तब महत्वपूर्ण मानेंगे। एज अ मटेरियल देयर इज अ रीजन टू बिलीव, उसके पीछे रीजन हो बिलीव करने का। दैट द एक्नॉलेज ऑफ शुड बी इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब वो कह रहा है मेरे लिए वो सभी बातें मटेरियल है जो इन्वेस्टर को बताने पे उसके डिसीजन को प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी का शेयर परचेज करना है, मुझे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, पर मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसकी वजह से मेरा डिसीजन बदल जाएगा,
जो मैं खरीदने जा रहा था मैं नहीं खरीदूंगा। तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है और बतानी चाहिए, जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स पे, उनके डिसीजंस पे प्रभाव पड़ता है, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, नहीं करना कि करना है, कि मैंने यदि इन्वेस्ट कर रखा है तो मुझे इस इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखना है या इस इन्वेस्टमेंट को बेच देना है। तो वो सभी इंफॉर्मेशन मेरे लिए क्या है, रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, वो कहता है थर्ड पॉइंट, दस वेदर इज आइटम इज मटेरियल और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द अमाउंट। मैं वही कह रहा हूं, नेचर एंड अमाउंट में मैटर करता है कि वो चीज रेलेवेंट है या नहीं है। बात ध्यान से सुनना मेरी, मैंने क्या कहा, 100 रुपए का फ्रॉड आपने पकड़ लिया, ओ भाई साहब कौन से तीर चला दिया आपने, 5000 करोड़ की कंपनी है। सर पिछले बार तो 500 करोड़ की थी, कोई नहीं एग्जांपल बड़ा कर दिया। 5000 करोड़ की कंपनी है, आप 500 रुपए का फ्रॉड ढूंढ के लाए हो। यार इसको तो फ्रॉड कहते ही नहीं वो लोग। फ्रॉड तो तब होगा जब अमाउंट बड़ा रेलेवेंट होगा, क्योंकि ये हजारों लाखों के खर्चे ना राउंड ऑफ कर देते हैं। कभी आप किसी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट को देखना, ऐसे लिखा होता है कैश इन हैंड 12,750 और ऊपर लिखा होता है ऑल फिगर्स इन करोड़। सारी फिगर किस में है, करोड़ में। तो बेटे उनके तो हजारों लाखों तो क्या चलते हैं, राउंड ऑफ हो जाते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हम राउंड डाउन कर देते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही करते हैं। छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे अमाउंट, छोटी मोटी बातें ये इन्फ्लुएंस नहीं करती। क्या इन्फ्लुएंस करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है कि अमाउंट कितना बड़ा है या आइटम कितनी बड़ी है। ठीक है जी, आगे फोर्थ पॉइंट, it thus means that a matter of exercising the judgment that decide which have been a material or not material। ठीक है, वो यही बात कह रहे हैं। and also those items should be disclosed have a significant effect or a relevant to the user। कह रहा उन सभी बातों को बताओ जिनकी वजह से सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है किस पे, रेलेवेंट आता है किस पे, इन्वेस्टर के डिसीजन पे। वही बात बार बार कह रहा है जो मैंने आपको एक बार थ्योरी में समझा दी। ठीक है जी, यहां पे आके हमारे सारे के सारे काउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म हो जाते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास एक क्लास और लगाएंगे और अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, और अपने चैप्टर को क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। फाइनली टाटा बाय बाय, सी यू।